स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है। ये वो चैप्टर है बच्चों जिसमें अपन केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है और परमाणविक द्रव्यमान की सहायता से हम आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए परमाणविक द्रव्यमान, ये चीज़ समझने से पहले हमें थोड़ा सा परमाणु के बारे में सीखना है, परमाणु के बारे में समझना है ये क्या होता है। देखो बच्चों, परमाणु के बारे में अपन को पता है कि परमाणु को हमने कैसा माना है, गोलाकार माना है, ठीक है ना। और इस गोलाकार परमाणु के बीच में होता है यहाँ पर नाभिक, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम, नाभिक, ठीक है ना। इस नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, कुछ तो होते हैं प्रोटॉन जो धनावेशित होते हैं, कुछ होते हैं न्यूट्रॉन जो ऋणावेश उदासीन होते हैं, कोई भी चार्ज इन पर नहीं होता है, ठीक है ना। और जो ये जो हमने गोला बनाया है, ये गोला वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, यानी जहाँ पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा आउटलुक है किसका, परमाणु का, ठीक है ना। अब देखो इस परमाणु पर आवेश की हम बात करें तो यहाँ हमने 3 तरह के मूलभूत कण देख लिए, कौन कौन से, धनावेशित प्रोटॉन, उदासीन न्यूट्रॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो जो ये नाभिक होता है, इस नाभिक में ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, इस प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है ना। क्या परमाणु में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है तो इसका परमाणु क्रमांक 1, हीलियम में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 2, ठीक है। इस तरह से सोडियम में, पोटेशियम में, जिंक में 11, 19 और 30 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो उनका परमाणु क्रमांक 20। तो ये मैंने कुछ परमाणु क्रमांक लिखे हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए अगर किसी परमाणु में केवल धनावेशित प्रोटॉन होंगे तो वो नाभिक कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि हम जानते हैं कि जो परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन, यानी कि ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। तो ये जब धनावेशित प्रोटॉन है तो इसको उदासीन करने के लिए हमें उतना ही ऋणावेश चाहिए। तो ऋणावेश को, इस धनावेश को उदासीन करने के लिए ऋणावेश के रूप में पाए जाते हैं यहाँ पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में जितने धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन ही है, तभी सोडियम उदासीन परमाणु बन पाएगा। अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तो कम होने से, तो अगर प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए तो ऋणावेश आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए तो भी ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है ना। तो उदासीन नहीं रह पाता, ठीक है ना। ये हुई परमाणु क्रमांक की बात जो प्रदर्शित करती है धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को या उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है। अब यहाँ न्यूट्रॉन्स का क्या रोल है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ नाभिक में उपस्थित हैं, जो इनके बीच की परस्पर प्रतिकर्षण जो होता है धनावेश के कारण उसको कम करने का काम करते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनकी संख्याओं के योग को ही हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। ये तो होगी कैलकुलेशन की बात, पर ऐसा ही यूनिट में, ऐसा ही पद्धति में परमाणु की परिभाषा, परमाणु भार की परिभाषा इस तरीके से नहीं दी गई। कैलकुलेशन में ऐसे ही करेंगे लेकिन इसकी परिभाषा कैसे दी गई है, ऐसा ही पद्धति में एक मानक माना गया है कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक तो कितना है 6, इसका परमाणु भार कितना है 12। कार्बन 12, कार्बन का 12 का 1/12वां भाग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 1/12 कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो इससे तुलना की गई है, जैसे अपन वजन तोलते हैं कि एक तरफ हमने वजन रख दिया, भार रख दिया 1 किलो, आधा किलो जो भी है, दूसरी तरफ वस्तु रख दी और उनकी तुलना करके हमने तोल दिया कि भाई ये आधा किलो हो गया या 1 किलो हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन 12 से तुलना की गई है ऐसा ही पद्धति में कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार वो संख्या है, ठीक है ना, वो संख्या है जो ये बताएगी कि वो कार्बन 12 के 12वें भार भाग, 12वें भार भाग का मतलब 12 गुणा 1/12, 12वें भार भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है ना। केवल तुलना करके बताई गई है, ठीक है ना। और इसके परमाणु भार के लिए हमें जो इकाई दी है वो दी है AMU,
एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई। ठीक है, ये पहले दी गई थी, लेकिन अब एसआई पद्धति में इसको एटॉमिक मास को हटाकर केवल यू दे दिया गया है, यूनिफाइड मास, यानी यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई ना चीज़। परमाणु क्रमांक क्या था और परमाणु भार क्या था, तो देखो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। परमाणिक द्रव्यमान क्या है, वह संख्या जो यह बोध कराए कि वह परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है ना, एग्जैक्ट लैंग्वेज परिभाषा जो है वो यही है। इसकी इकाई AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट है, लेकिन SI पद्धति में इसकी इकाई केवल U यानी कि यूनिफाइड मास दी गई है। ठीक है ना। अब देखो मैंने अभी वहाँ परमाणु क्रमांक बताए थे, तो अब मैं आपको परमाणु भार बता देती हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि जब हम अणु भार निकालेंगे ना, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो हमें परमाणविक द्रव्यमानों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आपको दिमाग में आई होगी बात कि अभी अभी मैडम ने बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, बताया था ना मैंने अभी। ये देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1। इसी कैसे पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल बच्चों कि हाइड्रोजन एक ऐसा स्पेशल परमाणु है जिसके नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वही इसका परमाणु भार भी है। ठीक है ना, इसलिए हम हाइड्रोजन को केवल प्रोटॉन कण भी कह देते हैं, H+ को, क्योंकि जब इसके इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन ही बचा रहता है। ठीक है ना, तो कुछ तत्वों के परमाणु भार आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, इनके सब में साथ में U लगा हुआ है बच्चों, है ना। हीलियम का 4 U, लिथियम 7 U, बेरिलियम 9 U, बोरोन 11 U, कार्बन 12 U, नाइट्रोजन 14 U, ऑक्सीजन 16 U, सोडियम 23 U। ठीक है ना। इधर मैग्नीशियम 24 U, पोटेशियम 39 U, क्लोरीन 35.5 U, कैल्शियम 40 U, आयरन 56 U, कॉपर 63.5 U, जिंक 65 U, Ag 108 यानी 108 U। ठीक है ना, सल्फर 32 U, ब्रोमीन 80 U। ठीक है ना, आयोडीन का 127 U, एल्यूमिनियम का केवल 27 U, फास्फोरस का 31। ठीक है ना, और भी हम चाहें तो याद रख सकते हैं, पर मेन चीज़ें यही हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से अपन अब आगे चलें, तो अब ये बात हो गई यू की। अब यहाँ आगे चलें तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैडम ने अभी बताया था कि परमाणु भार का मतलब होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ठीक है ना, तो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो पूर्ण इकाई के रूप में पाए जाते हैं, तो हम जब पूर्ण इकाई संख्या को लेंगे तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन मैडम ने परमाणु भार बता दिया पॉइंट में, 35.5 U है ना, 63.5 U। ये पॉइंट कैसे आ गया, तो इसके लिए बच्चों हमें समझना होगा इनके समस्थानिकों के बारे में। ठीक है ना, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिकों का मतलब होता है वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक यानी आइसोटोप, क्या मतलब हुआ, जैसे देखो यहाँ पर यही एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक सबका 6 है। परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब सब में प्रोटॉनों की संख्या तो 6 है। ठीक है, लेकिन परमाणु भार इसका 12, इसका 13, इसका 14 हो गया। इसका मतलब जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो इसमें तो 6 ही है, इसमें 7 हो गई और इसमें 8 हो गई। तो परमाणु भार जब हमने निकाला तो इनका सम किया तो ये 6 और 6 12 आ गया, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 6। ठीक है ना, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 और यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। इसी तरह से देखो हाइड्रोजन की समस्थानिक भी 3 होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये 1 और ये 1, ये तो इनका परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना, मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि जब हम किसी परमाणु को व्यक्त करते हैं तो मान लीजिए कोई X परमाणु है, ठीक है ना, ये सिंबल है, प्रतीक है किसी परमाणु का, तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी, ठीक है ना, उसको तो हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और एक संख्या यहाँ लिखते हैं उसको कहते हैं परमाणु भार। ठीक है ना, जैसे मैंने कार्बन लिखा, कार्बन 6 और 12, इसका मतलब ये तो इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, एक ही बात है।
ठीक है ना। मैंने अभी लिखा आपका हाइड्रोजन 1 यानी इसका परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी 1। मैंने लिखा 1 और 2, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 2। समस्थानिक यानी एक ही परमाणु की ये वैल्यू कभी नहीं बदल सकती, ये वैल्यू बदलेगी तो तत्व ही बदल जाए। ठीक है ना। तो ये तो प्रदर्शित करती है प्रोटॉनों की संख्या को, और ये प्रदर्शित करती है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन को हम प्रोटियम भी कहते हैं। दूसरा समस्थानिक इसका भारी हाइड्रोजन H12 यानी इसका परमाणु क्रमांक तो 1 ही है लेकिन परमाणु भार 2 हो गया, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई 1। यहाँ न्यूट्रॉन 0 थे, यहाँ पर 1 और आ गया, तो भारी हाइड्रोजन हो गया, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है ना। 1s3 रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन जिसे हम ट्राइटियम भी कहते हैं। इनमें क्या अंतर है? इनमें केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को देखें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो परमाणु क्रमांक तो सबका ये हो गया। अब इनका जब हम परमाणु भार निकालेंगे, ठीक है ना, तो इनका सम करते चलें। इसका आ गया 1, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 3। तो इनके परमाणु भार अलग हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान हैं, इसीलिए ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि प्रकृति में हर तत्व के कई समस्थानिक पाए जाते हैं और सब समस्थानिकों का जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है। तो किस परमाणु के परमाणु भार को हम सही माने या कैलकुलेशन के लिए यूज़ करें, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है औसत परमाणु भार, और उस औसत परमाणु भार में ही ये पॉइंट की संख्याएं आ जाती हैं। देखते हैं कैसे। देखिए जैसे क्लोरीन के समस्थानिक 2 हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दोनों प्रकृति में 75% और 25% पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करो। सिंपल तरीका है औसत निकालने का कि हमने क्लोरीन का जो समस्थानिक जो परमाणु भार जिस परसेंटेज में पाया जाता है उनको मल्टीप्लाई किया है। 35 का कितना प्रतिशत है? 75, तो 35 गुणा 75 प्लस 37 का कितना प्रतिशत है? 25, तो 37 गुणा 25। इनका अलग अलग परसेंटेज आ जाएगा, फिर उसको 100 से भाग लगा देंगे, प्रतिशत लिखा है ना इसलिए, तो हमें मिल गया इसका औसत परमाणु भार। तो इसका जो औसत परमाणु भार है वो 35.50 U होता है। ठीक है। या 0 को नहीं लगाए तो 35.5 ही होता है। कैसे आया पॉइंट समझ में आ गया ना कि 75% तो क्लोरीन 35 पाया जाता है प्रकृति में, और 37 जो क्लोरीन 37 है वो केवल 25% ही होता है, लेकिन प्रकृति में पाया तो जा रहा है, तो इनका हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है ना। तो फिर देखिए हमारा ये औसत परमाणु भार क्या हो गया। तो अपना औसत परमाणु भार हो गया कि अगर ये A, B और C अलग अलग समस्थानिकों के अलग अलग परमाणु भार हैं, ठीक है ना, और X, Y और Z उनकी अलग अलग प्रतिशत मात्राएं हैं, तो जो परमाणु भार जितने प्रतिशत में पाया जाता है उनसे उनको गुणा करेंगे और उन सबको जोड़कर उनमें 100 का भाग लगा देते हैं, तो हमें औसत परमाणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गई ना चीज़। और देखते हैं, देखो मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि ब्रोमीन के भी 2 समस्थानिक हैं हमारे पास। ठीक है ना। एक तो है ब्रोमीन 79 और एक है ब्रोमीन 80। ठीक है ना। और इनकी जो परसेंटेज हैं ये तो पाया जाता है 49.7% और ये पाया जाता है 50.3%। ठीक है ना। तो इसका औसत परमाणु भार कैसे निकालेंगे? तो इसका औसत परमाणु भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 79 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 49.7 से, प्लस 80 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50.3 से, अपॉन में कर देंगे हम 100। ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3926.3, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4024 अपॉन में 100। जब इसको सम करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 79.50। ठीक है। लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो राउंड ऑफ करके ज़्यादातर जो अपन कैलकुलेशन करते हैं इसका निकटन यानी कि राउंड ऑफ करके करते हैं, तो ब्रोमीन का परमाणु भार हम लिखते हैं 80। समझ में आ गई ना चीज़। ठीक है ना। और देखो एक एग्जांपल और कराती हूँ कि देखिए जैसे नियॉन है, नियॉन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना। नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। ठीक है। परमाणु क्रमांक सबका ही 10 होता है। ठीक है ना। और इनकी प्रतिशत मात्राएं फ्रैक्शन के रूप में अगर आपको दी जाएं कि इनका इतनी मात्रा है, अनुपात है, तो ये तो होती है 0.951, ये होता है 0.0027
और ये होता है 0.922, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। तो हमसे पूछा है इसका औसत अणुभार ज्ञात करो। तो देखो ये इनके परमाणु भार हैं, औसत परमाणु भार ज्ञात करो, और ये इनकी औसत अनुपात है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, इनका औसत अनुपात के आधार पर इनका भार निकालेगा, औसत निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, 20 का कितना फ्रैक्शन है, 0.951 प्लस 21 इसका कितना भाग है, 0.0027 प्लस 22 इसका भाग है 0.922, ठीक है ना। तीनों को कर दिया, अपॉन में अब 100 नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिशत नहीं पता, ये फ्रैक्शन दिया है, तो हम इसका औसत निकाल देंगे, 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो 3 से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 20.179 U। अब 0.179 बहुत छोटी संख्या है, तो इसको हम लगभग 20 U के बराबर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम औसत परमाणु भार ज्ञात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये विशेष बात यहाँ ये और है कि मैंने आपको बताया कि इनकी इकाई कितनी होती है, U होती है, ठीक है ना। अगर इस U इकाई को U की जगह पर हम ग्राम लिख दें, G, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं ग्राम परमाणु भार, ठीक है ना। केवल G लगाने से ही ये क्या बन जाएगा, ग्राम परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछा जाए मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु भार कितना है, ग्राम परमाणु भार यानी परमाणु भार को किस में लिखना है, ग्राम में, यानी कि 24 ग्राम, है ना। अगर हमसे पूछा जाए सल्फर का ग्राम परमाणु भार कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। हमसे पूछा जाए एल्यूमिनियम का ग्राम परमाणु भार बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 ग्राम। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आपको परमाणु भार का मीनिंग समझ में आ गया, परमाणविक द्रव्यमान का मीनिंग समझ में आ गया, तो आणविक द्रव्यमान का मीनिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि एसआई पद्धति के अनुसार तो आणविक द्रव्यमान की परिभाषा बिल्कुल वही है जो परमाणविक द्रव्यमान की थी, केवल अंतर इतना है कि वह हमने परमाणु के लिए निकाला था या अणु के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है, ये भी वही चीज़ संख्या है, जो यह बताए कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भार भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। वहाँ हमने कहा था किसी परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताए कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यहाँ वही चीज़ अणु के लिए आ गई, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका क्या, इसकी यूनिट भी वही सेम U होती है, ठीक है ना। और इसको भी अगर हम U को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो उसको हम ग्राम अणु भार या ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, या ग्राम अणु भी कह देते हैं, भार लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल ग्राम अणु या ग्राम परमाणु भी उनको हम कह देते हैं कि जब हमने उसके एक परमाणु भार को U की जगह पर G में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल वही है, क्या कि हम अणु क्या किसे कहते हैं, अणु का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में संयोजन कर लेते हैं तो बनने वाले यौगिक को अणु कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, जब 2 हाइड्रोजन आपस में संयुक्त कर लेंगे तो बना लेंगे H2, इसको अब हम कहेंगे अणु, ठीक है ना। हमारे नाइट्रोजन का एक परमाणु है, जब 2 नाइट्रोजन आपस में संयुक्त कर लेंगे तो बन जाएगा N2 अणु, ठीक है ना। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर संयुक्त करते हैं तो बन जाता है CO2, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु, ठीक है। नमक का सूत्र पढ़ाया आपने, NaCl, इसमें एक तो सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है, इसे कहते हैं NaCl का एक अणु, ठीक है ना। कास्टिक सोडा सुना होगा आपने, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, इसमें एक Na है, एक O है और एक H है, 3 तरह के परमाणु हैं, तो ये क्या बन गया, NaOH यानी एक कास्टिक सोडा का अणु, ठीक है ना। तो एक किसी भी अणु में जो भी परमाणु उपस्थित हैं और जितने उपस्थित हैं उन सभी परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमान का योग उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सभी परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमानों को जोड़ दें तो हमें आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, इकाई उसकी भी वही रहेगी U, ठीक है ना। और अगर उसको ग्राम में लिख देंगे तो उसको हम कहेंगे ग्राम अणु, ठीक है ना। देखो जैसे हमसे पूछा गया H2O का आणविक द्रव्यमान, कि H2 यानी कि जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार 1 होता है, तो 2 गुणा 1 प्लस 16 जोड़ा तो आ गया 18 U, ठीक है ना। ये इसका आणविक द्रव्यमान आ गया। लेकिन अगर हमसे कहा जाए इसका ग्राम अणुभार बताओ, या हम कहें कि इसके 1 ग्राम अणु में कितना भार होगा, तो वो कितना हो जाएगा 18
ग्राम। 1 ग्राम अणु का भार कितना है? 18 ग्राम। ऐसे CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाला हमने, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो उनका सम किया तो 44 U आ गया, और हमसे कहा गया 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन O2 का भार कितना है, तो कितना CO2 सॉरी, इसका भार कितना हो जाएगा? 44 ग्राम, ठीक है ना। N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु है, एक नाइट्रोजन का 14 U होता है मास, ठीक है ना। दोनों नाइट्रोजन का भी 28 U हो गया, ये तो हो गया आणविक द्रव्यमान। और N2 के 1 ग्राम अणु का भार कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। और देखते हैं, देखिए मैंने निकाला CaCO3 का आणविक द्रव्यमान। CaCO3 में Ca का भार, अब देखिए Ca का भार कितना होता है, जो भी लिस्ट बताई थी उस लिस्ट में अपन देखते चलते हैं, अभी हमें याद नहीं है ना, तो इसमें से देखते चलते हैं। देखिए Ca कहाँ है? Ca ये रहा 40, ठीक है ना। तो Ca के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ 40 प्लस C का कितना है? ये रहा 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है ना। तो 3 ऑक्सीजन के लिए 16 3 48 48 हो गया, ठीक है ना। इन सब को हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 100 U। ये तो हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। और इसके 1 ग्राम अणु, इसका भार निकालने तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम, ठीक है ना। HCl में 1 H और 1 Cl, H का होता है कितना? 1 प्लस Cl का कितना होता है? 35.5, कितना हो गया? 36.5 U। लेकिन इसके 1 ग्राम अणु का भार कितना हो गया? 36.5 ग्राम, ठीक है ना। CH3COOH में 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी 2C प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 4 गुणा H प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुणा O, यानी कि 2 गुणा 12, कार्बन का 12 है ना, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16, ठीक है ना। तो ये देखो हो गया 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 32, इन सबको सम किया तो आ गया 60 U। लेकिन 1 ग्राम अणु का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 G, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना चीज़, ठीक है। और H2SO4 एक प्रैक्टिस से बच्चों याद भी हो जाएंगे, बहुत इजी चीज़ें है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लग गया होगा। अब देखो H2SO4 का कैलकुलेट करते हैं हम। H2SO4 में क्या है? 2 तो हैं हाइड्रोजन, 1 है सल्फर और 4 हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए हो गया 2 गुणा 1, सल्फर का अभी हमने कितना निकाला था? देखो 32 था, देखते हैं लिस्ट में अपन। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना। तो सल्फर का हमने लिख दिया 32 प्लस 4 गुणा 16, इन सबको सम करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64 आ जाएगा 98 U, ठीक है। आणविक द्रव्यमान तो आ गया 98 U, लेकिन इसका अगर हम फिर ग्राम अणु निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 98 ग्राम, ठीक है ना। देखिए NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि 14 प्लस 3 गुणा 1, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 17 U। और ग्राम अणु निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 17 ग्राम अणु, है ना। 1 ग्राम अणु है ये, ठीक है ना। NaCl जिसको नमक कहते हैं अपन, है ना। नमक का मतलब 1 Na का मतलब हो गया 23, 1 क्लोरीन का मतलब हो गया 35.5, इसको जोड़ा तो आ गया 58.5 U। और इसके 1 ग्राम अणु का भार कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम। NaOH, इस NaOH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये कुछ नाम है बेटा जो आपको पता होने चाहिए। कास्टिक सोडा में 1 Na यानी कि 35.5, 1 ऑक्सीजन यानी कि 16, 1 हाइड्रोजन यानी कि 1, ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52.5 U। और इसके 1 ग्राम अणु का भार कितना हो जाएगा? 52.5 ग्राम, ठीक है। KOH का भार कितना है? K में K का होता है 39, H का कितना, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, सबको सम किया आ गया 56 U। और 1 ग्राम अणु कितना हो गया? 56 ग्राम, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं बच्चों कास्टिक पोटाश, ठीक है ना। उसको कहा था हमने कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं कास्टिक पोटाश, ठीक है ना। CaO को हम चूना भी कहते हैं,
ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। CaO, Ca का भार कितना था अभी हमने देखा था 40, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना हो गया 56U, और इसके 1 ग्राम अणु का भार कितना हो गया 56 ग्राम। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम में एक एल्यूमिनियम है और O और H का 3 हिस्सा है, 3 है, थ्राइस लिख रहा है ना, तो एल्यूमिनियम का तो कितना होता है 27 प्लस 3 गुणा O प्लस 3 गुणा H, ठीक है ना, तो यहाँ तो हो गया 27 प्लस 3 गुणा O, यानी O मतलब 16, 3 गुणा 16 प्लस 3 गुणा 1, है ना, इसको सम करेंगे तो आ गया ये 27 प्लस 48 प्लस 3, कितना हो गया 78 U, ठीक है ना। और अब इसको ग्राम में प्रदर्शित कर दें तो इसके ग्राम अणु का भार कितना हो जाएगा 78 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो मोल अवधारणा है। उस मोल अवधारणा को ज्ञात करने के लिए हमें परमाणविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर आपको परमाणविक द्रव्यमान, ये कुछ जो मैंने बताए हैं यही बहुत हैं अपने लिए, इन्हीं से अपना काम चल जाएगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इन्हीं से हो जाते हैं, ठीक है ना। ये परमाणविक द्रव्यमान अगर हमें याद हों तो हम ज़्यादातर अणुओं के आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे, और आणविक द्रव्यमान अगर हमको कैलकुलेट करना आ गया तो हम मोल अवधारणा में कहीं भी मात नहीं खाएंगे, वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।